तुर्की और क्या? सीरिया में हाल ही में आए भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये भूकंप डच रिसर्चर्स ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। और अब उन्हीं डच रिसर्चर्स में से एक फ्रैंक हुगर बीट्स ने भारत में भूकंप के आने की चेतावनी दी है। साइंटिस्ट का कहना है इस वीडियो में कि भूकंप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से होते हुए इंडियन ओशन में समाप्त हो जाएगा। अब भारत के लिए, एक ऐसे देश के लिए जिसे आने वाले समय में सब सुपर पावर की तरह देख रहे हैं, उस देश के लिए ये भूकंप कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है और भारत में ये भूकंप आ भी सकता है या नहीं, यही जानने के लिए हम आज बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल सीज्मोलॉजिस्ट और उसको स्टडी करने वाले नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI हैदराबाद में ACSIR प्रोफेसर और भारत के जाने माने सीज्मोलॉजिस्ट डॉक्टर N पूर्णचंद्र राव से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी में। धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो ये इस प्रिडिक्शन के ऊपर ही है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन बहुत मायने रखती है। जहां टर्की में पहले इस प्रिडिक्शन को बताया गया और टर्की में और सीरिया में वैसा ही भूकंप देखने को मिला एक बड़े स्केल पर, तो क्या सही में भारत में तुर्की और सीरिया के जितना ही खतरनाक अर्थक्वेक आने वाला है? मतलब इसकी क्या संभावना है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये अर्थक्वेक प्रेडिक्शन होता क्या है और इसको कैसे करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भूकंप होने से पहले जो है कई चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे धरती के अंदर पानी का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है कभी कभी, जी। या फिर इसे फोर शॉक्स कहते हैं, छोटे छोटे अर्थक्वेक आने लगते हैं, क्लस्टरिंग होता है अर्थक्वेक्स का। और कई बार जो है एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस होती हैं। ठीक है, जैसे आपको आयनोस्फीयर में जो है आपको यू विल फाइंड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं कई सालों से लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा रिलायबल मेथड या पैरामीटर आज तक नहीं मिला है जिसके बल पर हम लोग प्रेडिक्शन कर सकें। तो अभी ये जो साहब कर रहे हैं, मैंने थोड़ा इनका वेबसाइट भी देखा है। जी जी जी। तो इनका जो तरीका है ये है कि जैसे सन, मून और प्लैनेट्स जो आपको पता है वो घूमते रहते हैं, जी जी जी। है ना। सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं और अर्थ के अराउंड में जो है मून जो है घूमता रहता है। तो कई बार होता है कि ये प्लैनेटरी पोजीशंस एक लाइन में आ जाती हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि एक ग्रेविटी फील्ड एक होता है, जी। जैसे ये प्लैनेट्स अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हम्म। तो ये कहा गया है, कई पेपर्स में हमने देखा है कि जब प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाते हैं या सन और मून के साथ साथ, तो हम्म। ये जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स बढ़ जाता है उस डायरेक्शन में। और इसका असर जो है भूकंपग्रस्त क्षेत्र में, इसका असर पड़ सकता है। जी। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई है, पेपर्स भी हमने देखे हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा डेटा नहीं देखा है जिसमें आप जो है आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई ये अलाइनमेंट हो गया है तो अब भूकंप होना ही है। ऐसा नहीं है। जी। आप पिछला डेटा आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि जब जब अलाइनमेंट होता है तो आपको भूकंप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम्म। ये इस चीज को तो समझने की बात यह है कि अभी रिसर्च स्टेज में ही है, और दुनिया भर के जितने वैज्ञानिक हैं इस चीज को देख रहे हैं। आज तक कोई रिलायबल साइंटिफिक मेथड हम्म। इसके आधार पर जो है अभी नहीं बना है। ओके। और मैं कंक्लूजन में यही कहूंगा, और ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया के जितने सेस्मोलॉजी साइंटिस्ट हैं जी। इनका मानना है कि अर्थक्वेक प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल ओके। एज ऑन डेट। हम्म। ठीक है, और जी अब आते हैं इन महाशय की प्रेडिक्शन पर। जी। इन्होंने क्या किया है कि पिछले जितने अर्थक्वेक हुए हैं, कई अर्थक्वेक उन्होंने लिया और ही इज ट्राइंग टू शो हम्म। कि भाई जब अर्थक्वेक हुआ है तो देखिए अलाइनमेंट हो रहा है, तो इट इज लाइक ए पोस्टमार्टम। ओके। आप समझ रहे हैं, जी जी मतलब जी। भूकंप होने के बाद में ही इज ट्राइंग टू फिट ओके। कि यहाँ देखिए अलाइनमेंट है, वहां पर है। तो मैंने हम्म इनके ग्राफ्स भी देखे हैं, ये हम्म। बहुत उतना कन्विंसिंग कन्विंसिंग नहीं है। तो ये इट इज, इन माय ओपिनियन, इट्स मोर लाइक ए फ्लूक, ओके। या इसको आप कह सकते हैं इट्स अ मैटर ऑफ चांस।
तो सर मेरा मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछले कुछ समय से हमने कुछ महीने अगर हम पीछे रिवाइंड करें भारत के, तो दिल्ली में भी हमने कहीं पर देखा कि कुछ मैग्नीट्यूड में, हल्के फुल्के ही सही, लेकिन कुछ मैग्नीट्यूड में कहीं ना कहीं हमने झटके महसूस किए। तो क्या ये अंदेशा है कहीं ना कहीं, चलिए हुगर बीट्स को हम हटा देते हैं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में कहीं एक बड़े स्केल पर, एक बड़े मैग्नीट्यूड पर, रिएक्टर स्केल के भूकंप देखने को मिले, अर्थक्वेक देखने को मिले? और अगर ऐसा है तो वो कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा प्रोन है, जिसके चांसेस है कि हाँ इस पर आ सकता है, या कौन सा राज्य है? आपको क्या लगता है? इंडिया में मैं बताऊंगा आपको, जी सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक रिस्क है वो हिमालय के सारे, मतलब जितने शहर हैं हिमालय, जो हम इसे हिमालयन बेल्ट कहते हैं, जी 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 जी। यानी कश्मीर 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 वाला, से जी, लेके पूरा पोर्शन। अरुणाचल तक, हम्म। ये पूरा पोर्शन जो है, इट इज द हाईएस्ट seismic हैजार्ड जोन। ओके। ठीक है। और इस एरिया में आपको अभी तक कम से कम 4 बड़े अर्थक्वेक हुए हैं, हम्म। जिनको हम ग्रेट अर्थक्वेक कहते हैं टेक्निकली। जी। यानी इनका मैग्नीट्यूड 8 8 के ऊपर होता है। ओके। हाँ, और 8 मतलब अभी जो आपने देखा तुर्की में, उससे भी बड़ा है 8 मतलब। हाँ, क्योंकि ठीक तुर्की है। में जो देखा गया वो 7.8 मैग्नीट्यूड के आसपास का था, और 8, आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक रिएक्टर स्केल पर हो सकता है। जी जी। सो रिक्टर स्केल पे ये एक्चुअली 7.8 से बहुत अधिक है, क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल है। तो ऐसा नहीं कि केवल 0.2 का अंतर नहीं है, ये बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इसका बड़ा मतलब अंतर है। इंक्रीज जी। बहुत होता है। तो हम्म शिलोंग में 1897 में आया था अर्थक्वेक 8.7। हम्म उसके बाद 1905 में आपको अर्थक्वेक आया था हिमाचल में, हम्म। कांगड़ा में। जी 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 उसके बाद 1934 आपको बिहार में आया था अर्थक्वेक, बिहार नेपाल बॉर्डर में। जी। और फिर 1950 में असम, जो चाइना बॉर्डर है, वहां पर एक आया था। ठीक है। तो जी। ये 4 अर्थक्वेक अभी तक हम लोगों ने हिमालय में हमने देखा है, पिछले 100 साल या 100 उससे साल। ज्यादा आप देखें तो। जी। ठीक है। तो अभी एक चीज साफ है कि बड़े भूकंप जो हैं इंडिया में, आपको या तो हिमालय बेल्ट में आएंगे, या तो फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने स्टेट्स हैं, हम्म। वो सारे जो हैं अर्थक्वेक प्रोन हैं। ओके। उसके बाद सबसे सबसे जो ज्यादा अर्थक्वेक एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड। जी। हाँ, अंडमान निकोबार में आपको 2004 में एक अर्थक्वेक आया था जो 9 मैग्नीट्यूड था, 9 से भी ज्यादा। ओ। आप इमेजिन नहीं कर सकते 9 मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। वो बहुत। जमीन जो है 1200 किलोमीटर फट गया था। यानी सुमात्रा से लेके तमाम बर्मा और नॉर्थ ईस्ट, जी। वहां तक पहुंच गया था। इसका जो रप्चर कहते हैं इसे, हम्म। ग्राउंड रप्चर। ये रप्चर जो है 1200 किलोमीटर लंबा। ओके। तो ये सबसे बड़ा भूकंप अंडमान में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हिमालय में, और कुछ हद तक जो है भुज, आप जानते हैं गुजरात में, हम्म। गुजरात में जो भुज का इलाका है, कच्छ और भुज के जो इलाके हैं, तो वहां पर भी आपने बड़े वेट की संभावना है। ठीक है। ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उत्तराखंड को लीजिए। जी। ठीक है। जोशीमठ की जितना अभी हम हालत उत्तराखंड जो, देखें। हाँ हाँ, तो जोशीमठ इज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड। हम्म। लेकिन जो सारा स्टेट है, उत्तराखंड का जो स्टेट है, उसके वेस्ट में ग्रेट अर्थक्वेक हुआ था हिमाचल में, और उसके ईस्ट में जो है नेपाल बॉर्डर में हुआ था। ओके। तो 2 ग्रेट अर्थक्वेक हुए थे। लेकिन ये जो बीच में जो सेगमेंट है, उत्तराखंड का सेगमेंट है, उसमें अभी तक कोई अर्थक्वेक नहीं हुआ है पिछले 100 साल में। हम्म। तो इसीलिए साइंटिस्ट को लगता है कि ये जो स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है जी जी हिमालय जी में, ये तो प्लेट मोशन की वजह से। आप जानते होंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, जी। कि इंडिया प्लेट इज कोलाइडिंग अगेंस्ट हिमालयन बेल्ट। हिमालयन बेल्ट। हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू द यूरेशिया प्लेट जो नॉर्थ में है, जी उसको हम यूरेशिया प्लेट कहते हैं। इंडिया यूरेशिया प्लेट का कोलिजन हो रहा है, जी। तो इसी वजह से अर्थक्वेक हो रहे हैं। और उत्तराखंड एरिया में हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर जरूर जो है अर्थक्वेक अभी तक आना चाहिए था। एक्चुअली ऑलरेडी इट इज ओवर ड्यू, ओके। एंड ए ग्रेट अर्थक्वेक इज एक्सपेक्टेड इन दिस रीजन। ओके। लेकिन ये कब होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है।
तो डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं भारत की हम प्राकृतिक बनावट की अगर बात करें तो ये तो आपने कवर कर दिए ईस्टर्न रीजन जो थे हमारे, और उसके अलावा हम बात करें जो हमारे नॉर्थ साइड है, ठीक है, लेकिन जो हमारी बाकी की जगह जैसे दिल्ली जो हमारी भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी दिल्ली की बनावट जो प्राकृतिक है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या उसे मतलब भूकंप की तीव्रता कम करने या उससे लड़ने में मतलब कुछ मदद मिलती है, या फिर कहीं हम ये कहें कि अगर दिल्ली में कभी भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता या उसकी जो हम स्केल की बात करें वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है, उसकी प्लेट्स ऐसी है, क्या कहना है इस पर? या बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो केवल दिल्ली ही नहीं, जी। पर सारा जो भारत जो है राइट अप टू साउथ इंडिया, हम्म। इसको हम लोग कहेंगे इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स। ओके। हाँ, इंट्राप्लेट मतलब प्लेट के इनसाइड में, बॉर्डर में नहीं बल्कि प्लेट के अंदर। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अभी मैंने जैसे आपको समझाया, प्लेट के बॉर्डर में बड़े बड़े भूकंप होते हैं, क्योंकि जब दो प्लेट टकराते हैं तो ऑब्वियसली ये जो बॉर्डर है तो वहीं पर ज्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेस जो है कभी कभी प्लेट को दबा देता है, तो उसकी वजह से प्लेट के अंदर भी अर्थक्वेक हो सकता है कभी कभी। तो यही वो बॉर्डर जैसे थी आपने सर देखा जिसमें दिल्ली, सीरिया, सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन क्या यही वो बॉर्डर थी जिसकी वजह से सीरिया और टर्की जो है वो दोनों आपस में जुड़े हैं, तो वहीं पर यही वजह थी राइट जिसकी वजह से राइट, वहां पर अर्थक्वेक आया? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सही। जी। बल्कि वहां तो दो तीन प्लेट हैं, एक ओके। नहीं। जी जी जी। हाँ, टर्की में आप देखेंगे साउथ में अफ्रीका प्लेट भी है, अरेबिया प्लेट भी है, और नॉर्थ में जो है यूरेशिया प्लेट है, और एक छोटा सा प्लेट उसको अनाटोलिया प्लेट भी बोलते हैं। तो ओके। इतने सारे प्लेटों का संघर्ष हो रहा है उधर, जी इसीलिए टर्की में आपने देखा जो ये बड़ा अर्थक्वेक हुआ है। हाँ, तो अब हम दिल्ली की बात करते हैं। जी। दिल्ली में दो प्रकार के आपको दो प्रकार के सेस्मिक प्रॉब्लम है। हम्म। पहला प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में भी फॉल्ट्स हैं और वहां भी अर्थक्वेक होती हैं, लेकिन छोटी होती हैं, जैसे 4-5 या ज्यादा से ज्यादा 6 तक जा सकती है। वो एक समस्या है, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या मेरे हिसाब से ये है कि जब हिमालय में बड़ा भूकंप होगा, जैसे 8 या 8.5, जी। तो वहां से जो तरंगे साउथ की तरफ आएंगी उसका असर जो है दिल्ली पर हो सकता है। ओ। ठीक है, तो दिल्ली पर दो प्रकार की जो है प्रॉब्लम है सेस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है लोकल अर्थक्वेक और दूसरा है जो हिमालय के बड़े अर्थक्वेक हैं। क्योंकि दिल्ली काफी नजदीक है, तो हिमालय से जो बड़ी अर्थक्वेक के तरंगे दिल्ली की तरफ आएंगी तो उसका भी असर हो सकता है। तो सर मेरा एक और सवाल जो है वो आखिरी सवाल है कि अगर खुदा ना खास्ता लेकिन फिर भी भूकंप अगर कहीं दस्तक देता है आने वाले समय में, तो ऐसे समय में एक आम इंसान की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या करना चाहिए जो भूकंप जिससे क्योंकि हम देखते हैं ज़मीन फट जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है। हमने हाल ही में जो तुर्की के सीरिया के विजुअल्स देखे उनमें साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो हैं वो धंस चुके हैं। इवन जो डॉग्स हैं, जो बिल्लियां हैं, सबके सब जो धंस चुके हैं पूरी तरह से बिल्डिंग में, उनको निकाला जा रहा है। 17,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन एक आम इंसान कैसे पहले से ही तैयार रह सकता है इस पूरी घटना के लिए, भूकंप के लिए, अर्थक्वेक के लिए? देखिए, आम इंसान से पहले हम लोग लेट अस स्पीक एट द गवर्नमेंट लेवल जी, एंड एट द डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स होती हैं वहां पर, उस लेवल में पहले हम बात कर लेते हैं। जी। देखिए, हम लोगों को सबसे पहले तो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को समझ नहीं है कि अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे होता है, और इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है लोगों में। ये पहली बात है। जी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, ये हम लोग बहुत ही मतलब वेरी कैजुअली वी आर कंस्ट्रक्टिंग। स्पेशली अर्थक्वेक जोन में बिल्डिंग बनाने के लिए देयर आर गाइडलाइंस जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिलीज किया हुआ है। अभी नहीं, बहुत सालों से ये इसका मैनुअल अवेलेबल है। ठीक है। हाँ, तो अर्थक्वेक जोन के हिसाब से बिल्डिंग को कैसे बनाना है, इस पर जो है सारे डिटेल अवेलेबल हैं, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता है। न पब्लिक फॉलो करती है, न कॉन्ट्रैक्टर्स फॉलो करते हैं, जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। देखिए, एक तो होता है स्टैंडर्ड बिल्डिंग जिसमें आप सीमेंट और स्टील का जो है सही माने में उसका इस्तेमाल आप करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक बेयर मिनिमम कह सकते हैं। जी।
एक चीज मिनिमम कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी मेंटेन करना है, करना फर्स्ट जरूरी है। जरूरी है। सेकंड स्टेप ये है कि अगर आप अर्थक्वेक जोन में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक जोन के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, बिल्डिंग कोड्स क्या है, वहाँ किस प्रकार से आपको कंस्ट्रक्ट करना है। इसके मैनुअल अवेलेबल हैं, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता है। हाँ, अच्छा, तीसरा मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। अब जैसे आप जोशीमठ को ही ले लीजिए, या फिर हिमालय के जितने इलाके हैं, आप वहाँ देखेंगे कि जो वहाँ की मिट्टी है बहुत लूज और कमजोर है। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो क्या है ना, वहाँ बहुत सारे लैंडस्लाइड वगैरह हुए हैं पास्ट में, तो उसका जो मिट्टी या मलबा है वो सारा वहाँ जमा हो जाता है और उसी के ऊपर जो है मकान बन जाते हैं। जी। ठीक है, और फाउंडेशन उसका जो ग्राउंड जो फ्लैट नहीं होता है, वो सारे जो है स्टीप स्लोप्स होते हैं। आपने देखा होगा जोशीमठ में जी बहुत सारे जो बिल्डिंग्स मकान वगैरह बने हैं, तो वो लैंडस्लाइड के जो स्टीप स्लोप होते हैं उसे स्लोप्स पे बना लेते हैं। ठीक है जी। तो वहाँ पर बहुत कमजोर मिट्टी है और अगर कोई भूकंप इस प्रकार का आ गया तो ये जो बिल्डिंग्स हैं वो बड़े आराम से गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक और मसला है कि हम लोग जितना एक्सपेंशन कर रहे हैं, रोड वाइडनिंग हो रहा है और इतने सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं उन एरियाज में, तो ये जो सारा हमारा जो परिस्थिति अभी जो है वो भूकंप के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है। वी आर नॉट रेडी फॉर ए ग्रेट अर्थक्वेक। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो टर्की में अर्थक्वेक हुआ था उसी प्रकार का अगर जापान में होता तो मेरा ख्याल है आपको 100 लोगों की भी मौत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर पहले एक बार हम अर्थक्वेक देख चुके हैं और वहाँ पर जिस तरह से उसके बाद तैयारियां हो चुकी थी, उसके बाद 10 दिन में या 12 दिन के अंदर वापस एक जापान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। लोग आम दिन की तरह ही काम करना शुरू कर चुके थे। लेकिन सर आपका जो कहना है उस हिसाब से हमारा भारत जो है, हमारे जिस तरह के हमारे यहाँ पे काम होते हैं, गवर्नमेंट जिस तरह से ध्यान दे रही है, उस हिसाब से हम पूरी तरह से फिलहाल तैयार नहीं है एक अर्थक्वेक आने की स्थिति में, और उसका जो असर होगा सब पर, पूरी धरती पर, भारत की सरजमी पर, वो बहुत घातक होगा। बिल्कुल सही। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी जो है मेरा ख्याल है कि सोच समझकर जो है हमें डिसाइड करना है। अभी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, सही डिसीजन लिया है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है हम लोग जो है सपोर्ट इसमें एरिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे। तो फिलहाल मेरा ख्याल है इसको एक बार रिव्यू करना है। वहाँ से स्टडीज चल रही हैं, जो फिजिकल सर्वेस वगैरह हो रही हैं अभी, और उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे जो है मेरा ख्याल है फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर आपके इन सभी जवाबों के लिए। मेरे हिसाब से अभी जिस तरह से ये अर्थक्वेक आया था, हम सब बहुत चिंता में थे, और जब ये हम जो कहते हैं फ्रैंक हुगर बीट्स की जो ये पूरी रिपोर्ट थी, उन्होंने बताया जिस तरह से, उसके बाद काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि भारत में जब ये आएगा, अगर अर्थक्वेक आया तो क्या हम तैयार है कि नहीं। उन सभी के आपने जवाब दिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा भारत फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है, भूकंप के आने के लिए तैयार नहीं है, और साथ ही साथ जो हुगर बीट्स की जो बताई गई है, जो ये पूरी भविष्यवाणी है भारत में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ये पूरी भूकंप को लेकर, इस पर पूर्णचंद्र राव जी का एक ही जवाब है कि भूकंप को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब शिफ्ट हो जाएं, कब शिफ्ट हो जाएं, किसी को नहीं पता। तो किसी की भविष्यवाणी पर आप ज़्यादा गौर ना फरमाएं, लेकिन पूरी तैयारी करके रखें, क्योंकि भूकंप भारत में अगर आया, जिन जिन जगहों पर डॉक्टर साहब ने बताया है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर भूकंप आ सकता है, दस्तक दे सकता है, और हमारी हालत जो फिलहाल चल रही है, जिस तरह से हमने घर बना रखे हैं, जिस प्रतिशत में हमने सीमेंट का उपयोग किया है घर बनाने में, वो पुअर क्वालिटी में कंसिडर किया जाता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि भारत देश हमारा है, इसे संजोकर हमें ही रखना है, और तैयारी रहेगी तो भरपूर जिएंगे, फलेंगे, और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। थैंक यू सो मच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।